हेलो दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और इस 7वें लेक्चर में हम कांग्रेस के बनारस, सूरत और कलकत्ता अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम गांधी जी के भारत आगमन और गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम किसान सभाओं एवं आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस शॉर्ट नोट का पीडीएफ पाने के लिए तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज बैच के साथ ही आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कांग्रेस का बनारस, सूरत और कलकत्ता अधिवेशन। तो सबसे पहले बनारस अधिवेशन देख लेते हैं। बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित किया गया था और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और 1905 में और क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इस बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती थी वो नवंबर दिसंबर के मंथ में होती थी। जब भी आप देखेंगे अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो होता था वो नवंबर दिसंबर के मंथ में होता था। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी अगस्त में। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गई थी। अब 16 अक्टूबर के बाद फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो पहले ही स्वदेशी की घोषणा तो बंगाल विभाजन के समय की जा चुकी थी राष्ट्रवादियों द्वारा, लेकिन फिर जब नवंबर दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें भी इसको अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की बात की गई। ठीक है, तो बहिष्कार एवं स्वदेशी का अनुमोदन 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन नेक्स्ट ईयर 1906 में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इस बैठक की इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने। और पहली बार स्वराज शब्द को दादा भाई नेरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि स्वराज शब्द कब यूज किया गया पहली बार, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में, और किसके द्वारा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। और 1906 में इसी अधिवेशन में स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्या हुआ था, इसमें नरम दल गरम दल अलग अलग हो गए थे। तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि कांग्रेस के अंदर भी दो दल उठकर खड़े हो गए थे, जिनमें से एक उग्रवादी थे और एक नरमवादी थे। ठीक है, तो उनमें अलगाव हो गया था, उनमें फूट पड़ गई थी 1907 के अधिवेशन में। और 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, तो तीनों अधिवेशन 1905, 1906, 1907 कहाँ पर हुए थे, ये बनारस, कलकत्ता और सूरत में। और अध्यक्षता किसने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सूरत विभाजन का प्रमुख कारण जो था वह था कि अध्यक्ष पद को लेकर
इन दोनों दलों में ही मनमुटाव हो गया था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने थे, जो कि नरम दल से थे। कलकत्ता अधिवेशन में फिर से नरम दल के ही समर्थक दादा भाई नेरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि नेता जो बने वह उग्रवादियों की साइड से बने। जैसे हमने देखा था कि उग्रवादियों के नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल में से ही किसी को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी। लेकिन सूरत अधिवेशन में 1907 में फिर से नरम दल के ही नेता को अध्यक्ष बना दिया गया। इस बात पर अधिवेशन में फूट पड़ गई, ठीक है। इस बात पर क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल में अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन हो गया था। और दूसरा जो विभाजन का कारण था, एक तो अध्यक्ष पद की वजह से मतभेद था, दूसरा रीजन था सूरत अधिवेशन में फूट पड़ने का, वो ये था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी मतभेद उत्पन्न हो गया था नरम दल और गरम दल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दादा भाई नेरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो दादा भाई नेरोजी को लोग प्यार से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से याद करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में 3 बार ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर ये चुने गए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। और इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गोफ्तार की शुरुआत की थी, ठीक है। तो रास्त गोफ्तार पत्रिका गुजराती किसके द्वारा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। और ये ऐसे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। आप देख सकते हैं कि कितने मल्टी टैलेंटेड हुआ करते थे दादा भाई नेरोजी। और जितने भी आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो भी आप बड़े बड़े नाम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सभी बहुत ही एक तरह से बोलना चाहिए कि मल्टी टैलेंटेड और विद्वान लोग थे, ठीक है। तो कोई भी होता है, जो भी फेमस होता है, उनमें बहुत ही अधिक प्रतिभा होती है। एक तरह से इस तरह से इसे चीज़ों को समझना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था अक्टूबर 1906 में शिमला में, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था एक्चुअली ढाका में। मुस्लिम लीग के गठन से पहले जो की इसके नेता थे, मुस्लिम लीग के गठन से रिलेटेड जो आप एक तरह से बोलिए कि जिन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया था, वे अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मिला था आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। आगा खान के नेतृत्व में शिमला में अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो के साथ एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। इसके बाद, इस मीटिंग के बाद 30 दिसंबर 1906 को आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ढाका कहाँ पर है? वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। और मुस्लिम लीग का संस्थापक कहा जाता है नवाब सलीमुल्लाह को, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक कहा जाता है। और आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी इंडिया की एक पार्टी के रूप में, एक संस्था के रूप में कार्यरत थी, इसी तरह से मुस्लिम लीग को भी मुस्लिमों के हितों के लिए मुस्लिमों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में स्थापित किया गया था। और इसी भी पैन इंडिया लेवल पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी।
तो जिस तरह से कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उस तरह से फिर मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन भी शुरू हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1908 का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, इसमें मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1908 में निर्वाचक मंडल की मांग हुई और 1909 में लॉर्ड जो मिंटो मार्ले सुधार आया था उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया था। तो एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति शुरू हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो पहले क्या हुआ था, 1905 में हमने देखा बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन में के द्वारा भौगोलिक रूप से टुकड़े किए गए थे बंगाल के। ठीक है, और इसे प्रशासनिक सुचारुता का एक कारण बताया गया था। इसका कारण बताया गया था कि प्रशासनिक रूप से इसका संचालन करना इजी हो जाएगा अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें बंगाल के। नेक्स्ट क्या हुआ कि निर्वाचक मंडली पृथक बना दिया। ठीक है, एक तरह से कम्युनिटी अलग कर दी राजनीतिक रूप से। तो इसे याद रखिएगा कि 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में इसे अलग जो अलग पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया था मुस्लिमों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था दिसंबर 1916 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो 1916 दिसंबर में लखनऊ में अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की गई अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। और इसी समय मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था और इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल भी आपस में मिल गए थे। ठीक है, एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिली और ऊपर दूसरा क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल मिल गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, मिले नहीं थे। ठीक है, सेपरेट ही पार्टी थे अभी भी। और इस मिलन में जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल मिले थे, इसमें एनी बेसेंट ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी एक तरह से। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई थी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, और 1916 से 1922 तक का समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतैक्य का काल था, मतलब एक सिंक्रो में होकर दोनों कार्य कर रहे थे। और लेकिन जो लखनऊ समझौता था वह क्या था, वह एक अस्थायी समझौता था। ठीक है, मतलब परमानेंट वो बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं चला। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट चीज कि इसी लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी। यही राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने चंपारण के बारे में गांधी जी को बताया था और बाद में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था जाकर। ठीक है, तो इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन क्या था? आयरलैंड में एक होम रूल लीग आंदोलन चला था। इसी की तर्ज पर आयरलैंड की होम रूल लीग की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, और अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए एक प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर बनाया था और अप्रैल 1916 में
बेलगांव में होम रूल का गठन हुआ था, ठीक है, गठन की घोषणा की थी। नेक्स्ट पूना में, अब देखिए ये जो होम रूल कार्य करेगी, ये अलग अलग रीजन में कार्य करेगी और इसमें अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग इसके नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो पूना में तिलक द्वारा होम रूल लीग आरंभ किया गया और इसका कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत, ठीक है। तो पूना में तिलक ने, तो तिलक के अंडर कौन कौन से क्षेत्र थे होम रूल आंदोलन के अंतर्गत? कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत का क्षेत्र। नेक्स्ट एनी बेसेंट ने कौन कौन से क्षेत्र संभाले? तो इन्होंने सितंबर 1916 में अड्यार में प्रारंभ किया होम रूल का। तिलक ने कहा किया था? पूना में किया था। और एनी बेसेंट ने किया अड्यार, जो कि मद्रास में स्थित था, ठीक है। और इस आंदोलन में एनी बेसेंट के समर्थक थे जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर और पीवी वाडिया, ठीक है। तो और एनी बेसेंट ने इसे पैन इंडिया लेवल पर शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि एनी बेसेंट की पत्रिका का क्या नाम था? एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया दैनिक पत्र निकाला जाता था और कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था, ठीक है। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के द्वारा स्वशासन की मांग की थी इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से, ठीक है। कौन कौन से समाचार पत्र थे एनी बेसेंट के? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं गांधी जी का। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती जिस दिन हम मनाते हैं, उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और या उपनाम इनका कबा गांधी था, जो कि राजकोट में, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के राज्यों में दीवान के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। तो दीवान के रूप में कार्य करते थे गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी। और गांधी जी 1892-93 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन चले गए थे। तो पहले भारत में गांधी जी ने क्या वकालत की पढ़ाई की और वकालत की पढ़ाई करने के बाद 1892-93 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे। क्यों चले गए थे? ये गए थे एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और डरबन गए थे ये। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन मतलब इंडियन का विचार। तो कहाँ पर निकाला था? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में निकाला था और 1904 में डरबन के पास ही फीनिक्स नामक फॉर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो फीनिक्स फॉर्म और समाचार पत्र कौन सा साउथ अफ्रीका में गांधी जी द्वारा? तो ये इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और रंग भेद नीति के विरुद्ध आंदोलन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था? जिस तरह से ब्रिटिश का शासन था इंडिया में, इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी था और इन्होंने वहाँ पर रंग भेद की नीति अपना रखी थी। जैसे इंडिया में भी आप देखते होंगे कि यहाँ तक कि एग्जाम्पल है कि सड़कें भी प्रतिबंधित थी भारतीयों के यूज के लिए, ठीक है। तो आप जैसे पुरानी मूवीज देखते होंगे जब ब्रिटिश के टाइम के, तो पता ही होगा कि इस रोड से भारतीय नहीं जाएंगे, ठीक है, इंडियन नहीं गुजरेंगे, ऐसे काम इंडियन नहीं करेंगे, तो प्रतिबंधित कर रखा था। तो इसे रंग भेद की नीति बोलते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति चल रही थी
तो गांधी जी ने इस रंग भेद की नीति का अपोज किया साउथ अफ्रीका में जाकर, और इन्होंने इसके लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है। और एक जर्मन शिल्पकार थे जिनका नाम था कालेन बाक। तो कालेन बाक की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी गांधी जी ने। तो जिस तरह से भारत में आकर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, उसी तरह से उससे पहले ही साउथ अफ्रीका में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है। और गांधी जी के विचारों में, ये तो हम सभी को ही पता है कि सत्य और अहिंसा पर गांधी जी बल देते थे, और राम राज्य के ये युगल सिद्धांत थे। ठीक है। सत्य और अहिंसा राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, इसलिए गांधी जी इनके प्रयोग पर बल देते थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। तो हिंद स्वराज पुस्तक, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर दक्षिण अफ्रीका में, ये सभी गांधी जी के कार्य थे। तो इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि गांधी जी डरबन गए थे वकालत केस लड़ने के लिए। उसके बाद इसी क्रम में गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय क्या हुआ था कि गांधी जी ऐसे डिब्बे में बैठ गए थे जो कि वाइट्स के लिए रिजर्व था, जो कि सिर्फ अंग्रेजों के लिए रिजर्व था। तो गांधी जी तो हाई क्लास थे, मतलब धनी तो थे ही, बैकग्राउंड से मजबूत थे, तो गांधी जी ने ले लिया टिकट और बैठ गए। लेकिन क्योंकि वो डिब्बा अंग्रेजों के लिए रिजर्व था, इसलिए गांधी जी को उस डिब्बे से एक अंग्रेज ने उतार दिया और उनका सामान बाहर फेंक दिया। ठीक है। ये कहते हुए कि ये डिब्बा भारतीयों के लिए नहीं है। तो गांधी जी को जिस डिब्बे पर, जिस स्टेशन पर उतारा गया था, जिस स्टेशन पर उनका उतार कर उनका सामान फेंक दिया गया था, उस स्टेशन का नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है। पीटर मारिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो डरबन से प्रिटोरिया जाना था गांधी जी को, और बीच में ही पीटर मारिट्सबर्ग पर इनका सामान स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया था। ठीक है। और एक तरह से आप बोलिए कि जब पर्सनल चोट लगती है ना, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत मतलब बहुत व्यापक होता है, एक तरह से ये सोच लीजिए। और इसी के बाद शायद गांधी जी जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से इस रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था साउथ अफ्रीका में, और वो सफल भी हुए थे। और यही रीज़न था कि जब वापस वो आएंगे भारत 1915 ईस्वी में, तब भारत में, क्योंकि वो सफल आंदोलन करके आए थे ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में, इसलिए भारत में उनको एक गुरु की तरह लिया जाएगा। ठीक है। और वो लोगों को गाइड करने में ज़्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि भारत में तो सिर्फ बातें चल रही थी, लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ भी अचीव नहीं करा था एक तरह से आंदोलन के रूप में। लेकिन जैसे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में आंदोलन चलाया, इसी तरह से फिर भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा कई तरह के आंदोलन चलाए गए। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, या पहले बड़े स्केल पर चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद में हड़ताल, तो ये पहले छोटे लेवल पर गांधी जी द्वारा 3-4 आंदोलन चलाए गए, और उसके बाद फिर व्यापक स्तर पर 1920-21 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत आने के पश्चात शुरू किया जाता है। चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं पीडीएफ में। तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का कथन, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ने गांधी जी को बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभावित किया था। ठीक है। तो जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, और इसमें जॉन रस्किन ने लिखा था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 1901 में, एक के अधिवेशन में।
तो बीच में गांधी जी आए होंगे भारत घूमने के लिए साउथ अफ्रीका से, तो उस टाइम पर इन्होंने कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि 1901 में था। ठीक है, उसके बाद फिर से गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे, और फाइनली जो भारत आए थे वो गांधी जी वो आए थे 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 1915 में जब भारत आ गए तब कांग्रेस का अधिवेशन इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, से पहले भी किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, और गोखले जी ने कहा था गांधी जी को, जब गांधी जी वापस भारत आए तो गोखले जी ने कहा था कि वह गांधी जी भारत में 1 वर्ष खुले कान के साथ एवं मुंह बंद करके व्यतीत करें। तो इससे इंस्पायर्ड होके फिर गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने 1 वर्ष तक सिर्फ भारत की यात्रा की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि तुम सुनो पर बोलो नहीं। ठीक है, सुनो मतलब तुम ऑब्जर्व करो कि भारत में क्या चल रहा है, भारत की जनता कैसी है, उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और पॉलिटिकली जो नीतियां बन रही हैं वो कैसी हैं। तो भारत का भ्रमण करो, लेकिन बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, सिर्फ ऑब्जर्व करो। उसके बाद फर्दर अपनी रणनीति बनाओ कि जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, और बाद में इसका मतलब किस तरह से हम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचारधारा है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी ने 1 वर्ष तक भारत के भ्रमण किया था। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है गांधी जी को, तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें महात्मा कहा गया था। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही उपाधियां किसके द्वारा इनको संबोधित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट हम गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन देख लेते हैं भारत में। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आ गए। इसके बाद हमने देखा था कि 1916 के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था, और वहां पर इनसे राजकुमार शुक्ल मिले थे। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के बारे में गांधी जी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। इसके बाद गांधी जी बिहार में गए। ठीक है, चंपारण कहाँ पर पड़ता था, बिहार में जगह थी। तो बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, और 1917 में एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इनको अवगत कराया था। ठीक है, चंपारण में क्या समस्या थी, चंपारण में देखिए हमको पता है कि ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश अपने फायदे के लिए फसलों का उत्पादन कराते थे किसानों से। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिश पार्डन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद से कपड़ों का उत्पादन बहुत ही बड़े लेवल पर शुरू हो गया था। ठीक है, उन कपड़ों को बनाने के लिए नील की आवश्यकता पड़ती थी। तो कपड़ों के बनाने में जो नील यूज होती थी उसकी खेती ब्रिटिश भारत में करवाते थे। ठीक है, और भारत में नील की खेती करवाने का क्या ड्रॉबैक था कि मिट्टी जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो चंपारण ऐसी जगह थी जहां पर नील की खेती कराई जाती थी बागान मालिकों द्वारा। ठीक है, और कृषकों को मस्ट था, मतलब जरूरी था कि वो अपना जितना भी भूभाग है जमीन का, उसके 3/20वें भाग पर नील की खेती करें। ठीक है, और इस व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। 3 कठिया मतलब 20वें भाग का 3 भाग। ठीक है, कोई भी भूभाग है उसे 20 भागों में विभक्त करो, और उसका तीसरा भाग जो है वहां पर नील की खेती करी जाएगी। इसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, 3 कठिया मतलब 3/20। और रासायनिक रंगों के विकास के कारण क्या हुआ था कि नील की मांग
बाद में कम हो गई थी। ठीक है, तो बाद में जैसे शुरू में जब औद्योगिक क्रांति हुई उस समय तो नील नील की मांग थी, लेकिन बाद में जब केमिकल्स आ गए तो नील की मांग कम हो गई। ठीक है, और इस समस्या के लिए इस समस्या से निपटने के लिए तो जब डिमांड कम हो गई तो फिर रिक्वायरमेंट भी नहीं रही। ठीक है, तो लेकिन तीन कठिया व्यवस्था अभी भी थी, तो किसानों की समस्या थी कि इसको हटाया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया कि अंग्रेजों से इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा, और उन्होंने पहले एक कमिटी की स्थापना की। ठीक है, एक आयोग का गठन किया और गांधी जी भी इसके सदस्य बन गए। और इन्होंने जो कमेटी गठित की थी उसके सदस्यों के नाम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी आदि गांधी जी के सहयोगी थे। ठीक है, और इसका परिणाम ये हुआ था कि अब जो बागान मालिक थे वे चंपारण से बाद में एट लास्ट चले गए थे। ठीक है, तो एक तरह से चंपारण आंदोलन को सफल आंदोलन माना गया था गांधी जी द्वारा, जो कि चलाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या था ये? यह 1918 ईस्वी में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। ठीक है, 1918 से पहले अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, लेकिन इसके बाद भी जो मिल मालिक थे, जो कपड़ा मिल मालिक थे, उन्होंने मजदूरों को बोनस देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो मिल मालिक जो थे जो मजदूर थे वो ज्यादा बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक उनको जो पर्टिकुलर एक मतलब रूटीन बोनस चला आ रहा था वो देना चाहते थे। तो अधिक बोनस की मांग को लेकर मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था और गांधी जी ने इनका साथ दिया था। तो गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की थी और मिल मालिकों ने बाद में 20% बोनस देने की घोषणा की थी। ठीक है, और स्वीकार न करने पर नौकरी से निकालने की घोषणा की थी। तो इस कारण से गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। ठीक है, तो गांधी जी ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी और बाद में 35% बोनस मजदूरों को दिया गया था मिल मालिकों के द्वारा। ठीक है, तो ये याद है अहमदाबाद मिल से रिलेटेड कि कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में हुई थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की घटना। तो इसके ईयर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गांधी जी के आने के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? चंपागढ़। तो पहले सी, फिर अहमदाबाद ए और फिर खेड़ा के। तो CAK। ठीक है, तो केक इस तरह से केक से याद रख लीजिएगा, CAK होता है ना केक। तो सी से चंपारण, ए से अहमदाबाद और के से खेड़ा की घटना हुई थी। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह देख लेते हैं। तो मार्च 1918 में किसानों की फसल अकाल से बर्बाद होने के बाद भी उनको निश्चित कर देने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, तो इसके लिए आंदोलन किया गया था कि जब फसल ही नहीं हुई है तो कर किस बात का देंगे किसान। ठीक है, तो किसानों की फसल के अकाल के कारण बर्बाद हो गई थी, लेकिन सरकार मालगुजारी फिर भी वसूल कर रही थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने गांधी जी के साथ इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। और कौन थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य? तो विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, और बाद में सरकार ने उनका लगान माफ कर दिया था। ठीक है, तो सरकार ने अंत में निर्देश दिया था कि लगान उन्हीं से वसूला जाए जो कि देने की स्थिति में हो। तो ये गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह केरल में हुआ था और केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध यह सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, और वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 के समय में हुआ था और गांधी जी ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करा था। ठीक है,
तो वाइकोम सत्याग्रह के बारे में ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी 1930 में यरवदा जेल में बंदी के रूप में थे और इस जेल को गांधी जी ने मंदिर कहकर पुकारा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और उन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सके वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। ठीक है। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था गांधी जी को? माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है। और गांधी जी कहते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते और जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है। तो नैतिकता पूर्ण दृष्टिकोण का समर्थन करते थे गांधी जी कि अगर जो चीज मतलब नैतिक रूप से सही नहीं है वह फिर सही हो नहीं सकती। ठीक है। पॉलिटिकली भी वो सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था फरवरी 1916 में। ठीक है। 2016 लिखा है। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। ठीक है। तो बीएचयू के उद्घाटन में दिया था पहला जन भाषण। और गांधी जी औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे और वो क्या चाहते थे? वे चाहते थे ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है। और इन्होंने ग्राम को अर्थव्यवस्था की इकाई माना था। ठीक है। तो ये चाहते थे कि अगर हर गांव सशक्त हो जाए तो देश अपने आप ही सशक्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। ठीक है। मतलब कि हमें अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों से उधार नहीं लेने चाहिए। कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए कि हमारे देश में लोग कैसे हैं, हमारी संस्कृति कैसी है, जलवायु, भूमि, और इसके बाद हमें अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए वो कहते थे कि पहले गांव का विकास करो, कुटीर उद्योगों का विकास करो और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली देश का विकास हो ही जाएगा। ठीक है। तो अगर गांव समृद्ध हो जाएंगे तो देश समृद्ध हो जाएगा। और गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए बहुत हितों के लिए काम करा था। तो इन्होंने गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार इनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके किया जा सकता है और इसके लिए कुटीर उद्योगों पर गांधी जी ने जोर दिया था। चलिए, तो ये हो गए गांधी जी के बारे में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं किसान आंदोलन और किसान सभाएं। तो सबसे पहले किसानों के हितों का समर्थन करने के लिए अवध के क्षेत्र में किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है। और इस किसान सभा के गठन को किया गया था 1918 में। और किसके प्रयासों से? तो गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण मिश्र के प्रयत्नों से किसान सभा का गठन किया गया था अवध में। ठीक है। तो दो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बाद में इस किसान सभा से अन्य व्यक्ति भी जुड़े और इसके सशक्तिकरण में भूमिका निभाई। तो इनमें प्रमुख नाम है बाबा रामचंद्र, सिंगुरी लाल, दुर्गापाल। ठीक है। तो किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, सिंगुरी पाल और दुर्गापाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि अवध के प्रतापगढ़ जिले में की गई। ठीक है। तो नाई धोबी बंद 1919 में कहां पर चलाया गया ये आंदोलन? ये आंदोलन चलाया गया अवध के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय, बाबा रामचंद्र कौन थे? जिन्होंने जो कि एक किसान सभा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है। इन्होंने
असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया था 1920 में। कहाँ पर किया था ये? प्रतापगढ़ में किया था, ठीक है। और इस आंदोलन में ऊंची और नीची जातियों ने मिलकर किसानों के साथ भागीदारी की थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अवध किसान सभा का गठन 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा, प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसान आंदोलन से रिलेटेड एका आंदोलन। एका आंदोलन यह अवध के हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी के किसानों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। कौन से टाइम पर? 1921-22 ईस्वी में, ठीक है। यही टाइम था जब असहयोग आंदोलन भारत में कार्यरत था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासी ने, ठीक है। मदारी पासी इसके नेता थे एक आंदोलन के। और इसके आंदोलन के कारण क्या थे? तो जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी, जबरिया मजदूरी, अत्यधिक लगान और भूमि पर दखल संबंधी अधिकार ना होना आदि इस आंदोलन के कारण थे। और एका आंदोलन का दमन 1922 तक सरकार ने कर दिया था, ठीक है। तो 1922 तक इसका दमन हो चुका था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो 3 सभाओं को मर्ज करके ये संगठन बनाया गया था, बिहार, आंध्र और किसान संघ को मिलाकर, ठीक है। और इसे अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में गठित किया गया था। तो जैसे कि नाम में भी आ रहा है अखिल भारतीय, पैन इंडिया लेवल पर, ठीक है। और बिहार में 1929 में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। तो जो हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा में मिल गई थी बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका गठन 1929 ईस्वी में किया गया था स्वामी सहजानंद की सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था 1936 में लखनऊ में, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे और एनजी रंगा महासचिव नियुक्त हुए थे किसान अखिल भारतीय किसान सभा के, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट चीज है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। और किसान सभा का उद्देश्य था जमींदार वर्ग द्वारा किसानों के आर्थिक शोषण को बचाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बारदोली सत्याग्रह। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सारे किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह सूरत के बारदोली गांव में 1928 में चलाया गया था और यह किसानों की लगान वृद्धि के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और सरकार द्वारा एक बारदोली मामले की जांच के लिए एक न्यायिक अधिकारी द्वारा बारदोली सत्याग्रह की बारदोली मामले की जांच कराई गई थी। तो सरकार द्वारा ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बारदोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से करवाई गई थी और इसके बाद लगान घटा दिया गया था और इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया था। और यह एक सफल किसान आंदोलन था जो कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और महिलाओं ने इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। तो इसके बाद से इनको किस नाम से जाना जाने लगा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा था। किस आंदोलन के बाद? बारदोली सत्याग्रह के बाद, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट भूदान आंदोलन देख लेते हैं। भूदान आंदोलन आज़ादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था भूदान का? कि भूमिहीनों को जमीन देना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि
अम, जो स्वतंत्रता के पहले कई किसान भूमि विहीन किसान हो गए थे, क्योंकि उन पर करों का बहुत अधिक बोझ था। ठीक है, तो ऐसा होता था कि साहूकारों के पास किसान अपनी जमीन गिरवी रख देते थे कर देने के लिए, और बाद में उसे छुड़ा नहीं पाते थे। धीरे धीरे वो क्या है, खेतीहर मजदूरों में और भूमिहीन किसानों में परिवर्तित हो गए। तो बाद में एक तरह से समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत कि सभी के पास जमीन हो, इसके अंतर्गत भूदान आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें क्या था कि इसमें वॉलंटरली अगर कोई अपनी जमीन देना चाह रहा है किसानों को या सरकार को, तो वो अपनी जमीन दे दे। जैसे आप जानते हैं कि पहले जो जमींदार हुआ करते थे उनके पास कई सौ बीघे कई हजार बीघे जमीन एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित थी, और कई ऐसे किसान थे जो कि भूमिहीन थे। एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, तो आंदोलन चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे की जी के द्वारा, और 18 अप्रैल 1951 को। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू हुआ था? यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और किसने की थी? विनोबा भावे जी ने की थी। और भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की कोशिश की। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1954 में इस आंदोलन से जयप्रकाश नारायण भी जुड़ गए थे, और इन्होंने इसका स्वरूप बदल दिया था। और जनवरी 1953 में पहला ग्राम दान ओडिशा के कटक जिले के मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो पहला ग्राम दान 1953 में कटक के मानपुर जिले में, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित। नेक्स्ट, किसान आंदोलन के बाद हम देख लेते हैं ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो कि मजदूरों के हितों के लिए बनाई गई थी, मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए। तो 1918 में वीपी वाडिया के नेतृत्व में मजदूर संघ का गठन किया गया था, और ये भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ था। ठीक है, आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। नेक्स्ट है कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एसएम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी, और इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। तो जैसे कि हमने देखा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सिमिलरली उसी तरह से मजदूरों के हितों की, मजदूर कौन थे? जो कि मिलों में काम करने वाले मजदूर, तो मिलों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1922 में बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थापना का कारण इसका 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ठीक है, और इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑलरेडी आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो चुकी थी, और इसी की तर्ज पर भारत में भी श्रमिक संगठन का गठन किया गया था। वह एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में। तो इसमें है पहला रोलेट एक्ट, 1919 का रोलेट एक्ट। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए, देखिए हमने देखा था कि भारत में क्या हुआ था कि 1900 के बाद से क्रांतिकारी एक तरह से भारत में कई क्रांतिकारियों का मतलब इंडिविजुअल क्रांतिकारी भी थे और क्रांतिकारी संगठनों की शुरुआत हो गई थी। तो इसी क्रांतिकारियों के दमन के लिए रोलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 1919 में।
और 1937 में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई थी। ठीक है। और भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से रोलेट एक्ट 1919 पारित हुआ था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 1917 होगा। ठीक है। 1917 में कमेटी गठित हुई थी, सेडिशन कमेटी, सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में, और इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1919 में रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोविजन क्या थे। तो इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। ठीक है। सिर्फ संदेह के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह पावर थी कि किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी गतिविधियों का आरोप लगाकर इसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता था। और इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया था, इसी कारण से। ठीक है। कि कोई वकील नहीं चाहिए, दलील नहीं चाहिए, बस मजिस्ट्रेट के मूड पर डिपेंड करता है कि वो किसको उठाकर जेल में डाल दे, चाहे तो जीवन काल के लिए। ठीक है। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, इसको कहा गया था रोलेट एक्ट को। और गांधी जी ने इसी रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। ठीक है। रोलेट एक्ट जब पास हुआ था उस समय भारत के वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। और इस एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का। तो इस रोलेट एक्ट में, जैसे रोलेट एक्ट पास हुआ तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। ठीक है। इस सभा में क्या था कि त्योहार का माहौल था, तो सभी पहुंचे, बच्चे बूढ़े। ठीक है। और इसी सभा के चलते, मतलब निहत्थों की सभा थी, यहाँ पर इस पार्क का गेट, मतलब आप फोटो देखेंगे गूगल पे तो पता चलेगा, एक पार्क है, जैसे नॉर्मल पार्क होते हैं सिटी में। तो सभा चल रही थी और एक तरह से मेला जैसा लगा हुआ था। और इस सभा के विरोध में एक ब्रिगेडियर जनरल थे, जो जिनका नाम था जनरल रेगिल्ड एडवर्ड हैरी डॉयर। इन्होंने गेट बंद कर दिया इस पार्क का और निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। और इस गोली कांड में लगभग 1000 लोगों की हत्या हो गई थी। ठीक है। और बहुत ही बेवक्त था कि कुआं था एक इस पार्क में, तो जिसको जगह मिली कुएं में कूद गए लोग, मतलब गोलियों से बचने के लिए लोग कुएं में भी कूद गए थे, और जितने लोग थे उनको मारा गया था। और इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी, किसके विरोध में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है। और क्या किया था कि निहत्थे लोगों पर ब्रिटिश द्वारा गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद नाइटहुड की उपाधि तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने त्याग दी। बाकी भी कई लोगों के रिएक्शन आए थे इस घटना के विरोध में। तो शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्याग पत्र दिया था। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी।
दीनबंधु CF एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या कहा था। ठीक है? और जब भारत में इतने मास लेवल का विरोध शुरू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। इस हंटर आयोग में भारतीय सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय सदस्य थे, चिमन लाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, तो 3 नाम याद रखिएगा जो कि भारतीय सदस्य शामिल थे हंटर आयोग में। और हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए गठित किया गया था। और इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। ठीक है, तो हंटर आयोग तो ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित की गई थी और कांग्रेस ने अपनी एक सेपरेट कमेटी गठित की थी, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। और सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्बास तैयब जी और MR जयकर थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए मार्च 1940 में माइकल ओ डायर, ठीक है, जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था 1919 में, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसके बाद इन सरदार उधम सिंह को लंदन की पेंटान विले जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिस डायर ने गोलियां चलवाई थी वो अलग डायर था और जिसको उधम सिंह ने मारा वो अलग डायर था। ठीक है, उधम सिंह ने जिनको मारा था वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो एक तरह से ऑर्डर इसके ही द्वारा दिया गया था मारने का। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऑर्डर इन्हीं ने ही पास किया था। और जो वहां पर फील्ड में कार्यरत था इसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रैगिंगलैंड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, तो दोनों डायर मतलब कॉमन है नेम में, पर दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन एक मुख्यतः भारत में मुस्लिमों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, तो मुस्लिमों द्वारा चलाया गया यह राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। और यह आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो पूरे विश्व के मुस्लिम खलीफा को अपना हेड मानते थे। ठीक है, खलीफा कहाँ पर? तुर्की के रीजन में जो सम्राट हुआ करते थे उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था। तो विश्व और भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सैब्रे की संधि की थी और तुर्की का विभाजन कर दिया था, और इसी के साथ ही खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया था। तो खलीफा जो कि हेड था मुस्लिमों का, उसके पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो इससे मुस्लिमों में अशांति उत्पन्न हो गई, और इसी के विरोध में, इस खलीफा पद की समाप्ति के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो खिलाफत का मतलब खिलाफ, विरुद्ध, किसके विरुद्ध? खलीफा पद की समाप्ति के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, और आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आंदोलन का उद्देश्य था तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना करना। ठीक है, और 1919 में खिलाफत कमेटी गठित की गई थी इस आंदोलन के लिए, और इसके सदस्यों में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीमल अजमल खान, हसरत मुहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी के सदस्यों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है अली बंधुओं को। ठीक है, अली बंधु कौन कौन थे? 2 भाई थे,
एक भाई का नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। तो इन दोनों ने शुरुआत की थी खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। और यही दोनों, इसमें आप देख रहे होंगे कि खिलाफत कमेटी में भी शामिल थे। इसके बाद नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला था और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था, ठीक है। लेकिन इसकी क्रिटिसाइज भी किया गया था गांधी जी को इसके लिए कि एक तरह से ऐसे तो आप फिर अलग, मतलब मुस्लिमों का नाम लेकर फिर मुस्लिमों को आप एक तरह से अलगाव को आपने जस्टिफाइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि 1919 से पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, पृथक निर्वाचन आ चुका था और अब आप अगर मुस्लिमों के किसी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने उनको एज ए सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब अलग एक तबके के रूप में आपने उस पर ठप्पा लगा दिया, ठीक है। तो मुस्लिमों का क्या था, कांग्रेस ये मानती थी कि मुस्लिम अलग नहीं है, मुस्लिम भारतीय हैं, ठीक है। तो वो कांग्रेस का जो नजरिया था मुस्लिमों को देखने का, वो भारतीयों के रूप में था, ना कि उनको एक अलग संप्रदाय के रूप में देखने का, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है कि हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान 1920 में हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के लिए त्यागी थी, उसी तरह से 1920 में हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान अपनी हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और यह पदवी ब्रिटिश सरकार ने इनको प्रदान की थी 1908 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन को और देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाए। मतलब खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, उसका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। और उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दी थी, ठीक है। और उन्होंने गांधी जी से कहा था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि मोहम्मद अली ने अपोज करा था गांधी जी का कि इसे एज ए क्या बोलेंगे कि पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में ना घोषित करें, ठीक है, ना सपोर्ट करें। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था। इन्होंने सोचा था कि अगर सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम साथ में हैं मुस्लिमों के, ठीक है। और बाद में जिस तरह से हम सपोर्ट करेंगे खिलाफत में, उसी तरह से आगे चलकर जब कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा तो मुस्लिम भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन को सपोर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में वो खाई जो थी हिंदू मुस्लिम की, वो गहरी होती चली गई, गहरी होती चली गई और बाद में जाकर इतनी गहरी हो गई कि बाद के दिनों में, मतलब 1940 के बाद के जो वर्ष रहे हैं, उसमें फिर एक अलग राष्ट्र की ही मांग उठ खड़ी हुई भारत में और जो रिजल्ट हुआ उसका, वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन 1924 में समाप्त हो गया था जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो कमाल पाशा ने ही खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, तो उसी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम असहयोग आंदोलन और इसके बाद के टॉपिक्स कवर करेंगे।